नमस्कार। यूपी बिजनेस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो पीसीएस फ्री की 50 डेज के रिवीजन शेड्यूल का हिस्सा है। ये शेड्यूल मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था। अगर आपके पास वो शेड्यूल नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए हुए लिंक से उस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग आज से लेकर अगले 50 दिनों तक उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिवीजन का काम करते चलेंगे। आज 7 सितंबर है और इस डिवीजन शेड्यूल का दूसरा दिन है। और आज का टारगेट अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री में हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करना है। सब्जेक्ट 2 में नॉर्दर्न माउंटेन्स ज्योग्राफी में कवर करना है। और साइड सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट करंट में सितंबर 2023 का कुछ करंट हिस्सा। और पॉलिटी में हमको आर्टिकल 11 से लेके 20 तक के आर्टिकल्स कवर करने हैं। तो आज का जो टारगेट है वो हम लोगों को पूरा कवर करना है। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि ये साइड सब्जेक्ट और जो करंट है इसको आप तैयार करते जाइए अपने लेवल पर। बाकी सारा मैं यहाँ पर कवर करवाता हुआ चलता रहूंगा। तो अभी ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक दूसरा वीडियो आपके पास आएगा जो कुछ देर में आपको मिल जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस वीडियो से करेंगे और इस वीडियो से हम लोग ज्योग्राफी में नॉर्दर्न माउंटेन्स के जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। उत्तर भारत के पर्वतों को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वैसे तो भारत को भौगोलिक रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला भाग है हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि उत्तर भारत के पर्वत। दूसरा भाग है हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर का जो मैदान है वो। तीसरा पार्ट है हमारा पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन दोनों में अंतर है। चौथा भाग है हमारा जो इंडियन घाट्स हैं यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। हम लोग पढ़ेंगे इनको भी रिवाइज करेंगे। और पांचवा भाग है भारत के जो आइलैंड्स हैं यानी कि जो अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप आइलैंड हैं। ये 5 पार्ट्स में भारत का ज्योग्राफिकल डिवीजन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में भारत को 5 नहीं बल्कि 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उनमें से जो 5 है वो तो यही है। और छठा जो पार्ट आ जाता है वो आता है डेजर्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मरुस्थल। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत में अगर डेजर्ट्स की बात की जाए और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात की जाए तो वो कौन है, वो है हमारा थार डेजर्ट जो राजस्थान में फैला हुआ है। उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। और हम ये जानते हैं कि जो थार डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला मरुस्थल है। अब हम लोग अपनी जो भी स्टडी है जो भी रिवीजन है वो कंसंट्रेट करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के ऊपर। नॉर्दर्न माउंटेन्स का मतलब यहाँ पर केवल हिमालय नहीं है, बल्कि नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन हमारी जो मेन स्टडी होगी, मेन फोकस होगा वो हिमालय ही होगा। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर रेंजेस आती हैं। फिर हमारा जो पार्ट है वो है हिमालय जो अपने आप में 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, हम लोग देखेंगे अभी। और तीसरा पार्ट है पूर्वांचल हिमालय यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है। उसके बाद हमारा हिमालय, हिमालय के 3 रेंजेस, महान हिमालय यानी कि हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालयाज, मध्य हिमालय यानी कि हिमांचल यानी कि मिडिल हिमालयाज, और पूर्वांचल हिमालयाज, सॉरी, और शिवालिक माउंटेन्स। और इसके बाद ईस्टर्न पार्ट में जो हिमालय का एक्सटेंशन है मुड़ने के बाद, नमचा बरवा के बाद, वो हमारा पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। बात अब आती है कि आखिरकार हिमालय और ये जो माउंटेन्स हैं ये बने कैसे। तो यहाँ पर पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ये कैसे माउंटेन्स हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं यानी कि वलित पर्वत है। वलित पर्वत वो पर्वत होता है जिस पर्वत की उत्पत्ति धरती की सतह पर मोड़ या वलय पड़ने से होती है। ये जो मोड़ है, ये मोड़ जाहिर सी बात है, अगर हम किसी कागज को ले लें और कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो कागज में मोड़ पड़ जाएगा। वो मोड़ एक भी पड़ सकता है और एक से ज्यादा मोड़ भी पड़ सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हिमालय और जो दूसरे नॉर्दर्न माउंटेन्स उनका विकास हुआ। हम ये जानते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो वह एक गर्म गोला थी और उसमें कई सालों तक, हजारों करोड़ों सालों तक बारिश होती रही। उसके बाद पृथ्वी ठंडी हो जाती है और वहां पर जमीन का विकास होता है, ठोस होती है। तो ये जो जमीन है ये जमीन उस समय कहलाती थी पैंजिया। उस समय आज के जैसे भारत धरती पर 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। एक ही कॉन्टिनेंटल इसका नाम था पैंजिया। और ये पैंजिया एक बड़े से समुद्र से जुड़ा हुआ था, सुपर ओशन से जुड़ा हुआ था जिसका नाम था पैंथालसा।
इसका नाम था पैंथालसा। जैसे जैसे समय बीतता है, ट्रायसिक पीरियड आता है, तो ये जो पैंजिया है ये नीचे की जो प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट की वजह से टूटना शुरू हो जाता है। और इस टूटने की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो उत्तर वाला पार्ट है इसको लॉरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिण वाला भाग है इसका नाम होता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में हमारे पास बेसिकली दो कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो बाद में इससे टूटकर अलग होते हैं। एक होता है नॉर्थ अमेरिका और दूसरा होता है हमारा यूरोप या यूरेशिया। यूरेशिया होता है। और जो गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड में कई सारे कॉन्टिनेंट आज के समाहित है, जिसमें साउथ अमेरिका है, जिसमें हमारा अफ्रीका है, जिसमें हमारा इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो बेसिकली आज के अफ्रीका, अंटार्कटिका और जो मेडागास्कर है उससे जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया भी इसी का हिस्सा था। ठीक। ये जो चीजें हैं ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा का पूरा, जो पैंजिया है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। और ये अब आगे एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू करते हैं, और दूर मूव करने के बाद इनके भी और टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिनमें से यहाँ से नॉर्थ अमेरिका अलग हो जाता है और यहाँ से यूरेशिया अलग हो जाता है, और ये इस तरफ मूव करता है, और ये गोंडवाना लैंड से इंडिया टूट कर अलग हो जाता है। और टूट कर अलग होने के बाद ये आगे की तरफ यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है, यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है। और इंडिया अल्टीमेटली कई करोड़ सालों तक मूव करते करते ये जाकर टकरा जाता है किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा जाता है। जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा जाता है तो अब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। यहाँ से ये इंडिया आ रहा है और ऊपर हमारा ये यूरेशिया है। जब ये दोनों टकराएंगी तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, और इनके टकराने से एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होगी। इंडिया पूरे वेग के साथ, पूरी वेलोसिटी के साथ यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। जब इंडिया यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा जाता है तो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने की वजह से यहाँ पर कई सारे इस तरीके के वलय उत्पन्न होते हैं, फोल्ड्स उत्पन्न होते हैं। पहला फोल्ड जो उत्पन्न होता है वो होता है यहाँ पर यूरेशियन प्लेट पर, यहाँ पर डेवलप होता है। यूरेशियन प्लेट पर डेवलप होता है। यूरेशियन प्लेट पर यहाँ पर एक फोल्ड, एक वलय डेवलप होने की वजह से यहाँ पर एक माउंटेन रेंज तैयार होती है जिसका नाम होता है ट्रांस हिमालयाज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं आज? ट्रांस हिमालयाज। और ये कई सारे माउंटेन रेंजेस से मिल के बनी होती है, जिनमें हमारे पास है काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और कैलाश रेंजेस। और ये सारी इंडियन प्लेट पर नहीं है, यूरोप साइड है, यूरेशियन प्लेट पर है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट पर है। इसके बाद जब भारत का ये जो लैंड मास है ये लगातार और टकराता रहता है, तो इसके टकराने की वजह से और वलय उत्पन्न होते हैं, और इस बार जो वलय उत्पन्न होता है वो इंडियन साइड पर उत्पन्न होता है, इंडियन प्लेट पर उत्पन्न होता है। और इस वलय का नाम होता है ग्रेट हिमालय। ठीक है। तो यहाँ पर अब एक वलय उत्पन्न होगा, ये आके यहाँ पर अब टकरा गया। यहाँ पर कराकोरम, लद्दाख और जंस्कार यानी कि ट्रांस हिमालय डेवलप हुई। और यहाँ पर अब इस टकराव की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई उससे एक और फोल्ड डेवलप होता है, जिस फोल्ड का नाम हम लोग जानते हैं आज किस नाम से? ग्रेट हिमालय के नाम से। ग्रेट हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। अब ग्रेट हिमालय का उदय हो गया। ग्रेट हिमालय के बाद लेकिन अभी भी ये जो मूवमेंट है इसका, ये मूवमेंट अभी रुका नहीं। ये जो इंडियन प्लेट है ये अभी भी आगे मूव कर रही है, और दोनों के बीच में जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इस प्रेशर से एक और वलय उत्पन्न होता है, एक और फोल्ड उत्पन्न होता है, और इस फोल्ड का नाम हम लोग रखते हैं मिडिल हिमालयाज, यानी कि मध्य हिमालय। अब यहाँ पर जब ग्रेट हिमालय ऊपर उठ जाता है, अब ग्रेट हिमालय जब जाहिर सी बात है ऊपर उठेगा, और हम लोग एक बेसिक सी बात जानते हैं कि जितनी ऊंचाई ऊपर जाएंगे हम लोग उसी हिसाब से टेम्परेचर है वो घटता जाता है। जब ये टेम्परेचर घटता जाता है तो हिमालय के जो टॉप है वहां पर बर्फ जमने लगती है, और इस वजह से वहां पर क्या उत्पन्न हो जाती है? ग्लेशियर्स बन जाते हैं। ग्लेशियर्स जब पिघलने लगते हैं तो ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों का उद्गम होता है, और वो नदियां अब बह बहकर नीचे आने लगती हैं। जब ऊंचे ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के ग्लेशियर से पिघल पिघल कर जो पानी है वो नीचे आ रहा है, तो वो नदियां नीचे आ रही हैं। और जब वो नदियां नीचे आएंगी तो अपने रास्ते से जितना भी
जो अवसाद है, जितना भी सेडिमेंट्स हैं वो लेकर आएंगी, और जब वो प्लेन पर पहुंचेंगी तो उस सेडिमेंट को वहां पर इकट्ठा करना शुरू कर देंगी। जब वो सेडिमेंट वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो उस सेडिमेंट के इकट्ठे होने की वजह से वहां पर एक गाद या निक्षेप का डिपोजिशन हो जाता है, सेडिमेंट का डिपोजिशन हो जाता है। लेकिन अभी ये बात ध्यान रखिए कि अभी ये प्लेट रुकी नहीं है, ये प्लेट लगातार आगे बढ़ रही है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर कोई वलय बना है, तो वलय के ठीक बाद क्या बनता है, गड्ढा भी तो बनता है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ से नदियां सेडिमेंट लेके आ रही हैं, वो इसी गड्ढे पर इकट्ठा हो रही हैं और इस गड्ढे पर वो जमा हो रही हैं। और ये प्लेट यहाँ से इस पर जब दबाव डालेगी, तो इस गड्ढे में जमी हुई जो ये अवसाद है, जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट क्या हो जाएंगे, ये भी ऊपर उठ जाएंगे, और ये ऊपर उठकर एक तीसरी रेंज का यहाँ पर निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, किस नाम से आज जानते हैं, जिसको हम आज शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हिमालय की इन तीन रेंजेस का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। इनमें से पहली रेंज हमारे पास ग्रेट हिमालय है, जिसको हम मान हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। उसके दक्षिण में मिडिल हिमालय है, इसको मध्य हिमालय या हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और उसके भी दक्षिण में हमारे पास तीसरी रेंज है, जिसका नाम है शिवालिक, जहां पर वैष्णो देवी माता का मंदिर स्थित है। ठीक। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, ये हिमालय का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि जो हिमालय है, हिमालय कैसे बना है। हिमालय कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर बना है हमारा ट्रांस हिमालय। और हिमालय कैसा है, हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि नवीन वलित पर्वत है। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जब ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो टूटे, तो ये किसके ऊपर तैर रहे हैं, ये उस एक सुपर जो ओशन है जिसका नाम है पैंथालसा, उसके ऊपर तैर रहे हैं। और जब यूरेशिया और जब इंडिया एक दूसरे के पास आने लगते हैं, तो इनके बीच का जो पैंथालसा का समुद्र है, वो अब उसका पानी हटता जाएगा, और यहाँ पर एक बीच में एक दूसरा छोटा उसका पार्ट जो पानी का हिस्सा है वो डेवलप होकर, जिसको हम टेथिस सी के नाम से जानते हैं। ये जो टेथिस सी है, ये टेथिस सी का आज भी एक एक अवशेष बचा हुआ है, जिसको हम मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं। तो जो मेडिटेरेनियन सी है, वो इसी टेथिस सी का पार्ट है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराएंगी, तो उनके बीच में टेथिस सी है, और इस टेथिस सी जो कि एक समुद्र है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अवसाद होंगे, इसमें समुद्री जीव और जंतु होंगे। तो जब यहाँ पर ये टकराते हैं, तो जब हिमालय ऊपर उठता है, तो हिमालय में क्रिस्टलीय जो रॉक्स हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट के जो टुकड़े हैं, वो तो ऊपर उठेंगे ही उठेंगे, इस समुद्र का जो अवसाद है वो भी उनके पार्ट में जाकर जुड़ जाएगा और वो भी उठ जाएगा। यानी कि हिमालय, जिसके आसपास आज कोई समुद्र नहीं है, लेकिन जब वो बन रहा था तब वहां पर टेथिस सागर था। तो इसीलिए हिमालय पर्वत में आज भी जो अवसादी शैल हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो पाए जाते हैं। दूसरी बात, हिमालय में आज भी जो फॉसिल्स मिलते हैं, उनमें से कई सारे फॉसिल्स ऐसे होते हैं जो समुद्री जीव जंतु के फॉसिल्स होते हैं। ये इसीलिए समुद्री जीव जंतुओं के फॉसिल हिमालय में मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में टेथिस सी था, और टेथिस सी की बीच में होने की वजह से जब ये टकराए, तो यहाँ पर जो जीव जंतु थे, वो जीव जंतु भी वहां पर आ गए, उनके फॉसिल्स आज हमको हिमालय से मिलते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि ये कोई एक श्रेणी नहीं है, बल्कि कई श्रेणियों की एक श्रृंखला है। जो श्रृंखला हम लोगों ने देखी, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ठीक। ये हम लोग अभी देख चुके हैं, और ये नीचे एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि आज भी भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशिया की ओर बढ़ रही है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होती है यूरेशियन प्लेट पर। उसके बाद महान हिमालय की, यानी कि हिमाद्री की उत्पत्ति होती है। फिर मध्य हिमालय यानी कि हिमाचल की उत्पत्ति होती है, और सबसे अंत में महान हिमालय। और मध्य हिमालय से आने वाली नदियों के निक्षेपों के जमाव पर पड़ने वाले दबाव की वजह से शिवालिक पर्वतों का उदय होता है। और आज भी ये जो मूवमेंट है इस प्लेट का, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ, वो रुका नहीं है। और ये इंडियन प्लेट आज भी आगे बढ़ रही है और उस पर दबाव डाल रही है। और हर साल ये इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर की दर से नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। इससे एक बात और क्लियर होती है कि गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद इंडियन प्लेट का मूवमेंट किधर की तरफ हुआ था, उत्तर की तरफ हुआ था, नॉर्थ की तरफ हुआ था। और ये आज भी नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ मूव कर रही है, और इसीलिए हिमालय की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ती चली जा रही है।
और जो एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की है, वो भी, उसकी ऊंचाई भी हर साल बढ़ती चली आ रही है, जा रही है इस दबाव की वजह से। हिमालय का अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो हिमालय को कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, हिमालय को कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। और यहाँ पर हिमालय को सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, पहला डिवीजन इसका उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम इसके डिवीजन को देखें तो हिमालय का पार्ट नहीं है, उसके बावजूद भी हम एक बार देख लेते हैं कि सबसे उत्तर में हमारे पास क्या होगा। सबसे उत्तर में हमारे पास है ट्रांस हिमालय, जिसके पार्ट कौन कौन है, जिसके पार्ट है काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और कैलाश रेंजेस। ट्रांस हिमालय के बाद इंडियन प्लेट में हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी, क्योंकि कई सारी श्रृंखलाओं का ये पार्ट है, तो सबसे जो उत्तर में है वो क्या होगी, वो ग्रेट हिमालय होगा, यानी कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ग्रेट हिमालय आ गया। और ग्रेट हिमालय के बाद, ग्रेट हिमालय के ठीक दक्षिण में हमारे पास एक और रेंज डेवलप हो, जिसको हम मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, या इसी को हम हिमांचल के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं हिमाद्री। ठीक। और इसके बाद जो तीसरी रेंज है यहाँ पर हिमालय की, वो क्या है, वो है शिवालिक। ठीक। तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हिमालय की बात करें तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इन तीनों की बात करेंगे, काराकोरम को हम लोग बाद में देखेंगे। तो विश्व की ये सबसे ऊंची और कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है ग्रेट हिमालय। क्यों? क्योंकि जब इंडियन प्लेट टकराई उससे, तो टकराने की वजह से पहले ट्रांस हिमालय वहां पर बना, और उसके बाद जब पूरी वेग से टकराती है, तो पूरी वेग से टकराने के बाद ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होती है। और इसी वजह से ये वाला जो वलय पड़ता है, ये वाला जो उभार आता है, ये सबसे ऊंचा उभार होता है। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो कंचनजंगा हो, हमको ग्रेट हिमालय में ही देखने को मिलती हैं। ग्रेट हिमालय हमारा क्रिस्टलीय पत्थरों से निर्मित है, आवासादी शैल भी पाए जाते हैं, और मैराइन ओरिजिन के फॉसिल भी पाए जाते हैं। और इसकी जो इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां हैं वो हैं कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, गोला मांधाता, एवरेस्ट, मकालू, मनसालू और अन्नपूर्णा। जिनमें से अगर कंचनजंगा को देखें तो कंचनजंगा हमारी कहाँ पर है, कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है। नंदा देवी, गुल्ला मानधाता, एवरेस्ट आगे हैं। और जो एवरेस्ट है, बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये नेपाल में सिचुएटेड है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कामेत, गुल्ला मानधाता और एवरेस्ट भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हिमालय है, ये हिमालय का जो ग्रेट हिमालय वाला पार्ट है, ये एक सतत पर्वत श्रृंखला है, यानी कि इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, कोई भी गैप नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है कि जो ग्रेट हिमालय, इसका जो विस्तार है, वो है कहाँ से, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नमचा बरवा तक, पूर्व में नमचा बरवा तक इसका विस्तार है। ग्रेट हिमालय के ठीक बाद दक्षिण में हमारे पास मिडल हिमालय आता है। मिडल हिमालय जो है, ये एक असतत और डिसकंटिन्यूअस श्रेणी है। यहाँ पर जो प्रमुख श्रेणियां इसकी हैं वो पीर पंजाल है, धौलाधार है, नाग टिब्बा है, मसूरी है, कुमाऊं है और महाभारत रेंज है। और उसके बाद हमारे पास शिवालिक आता है। जैसा हम लोगों ने देखा था, शिवालिक की उत्पत्ति कैसे होती है, नदियों का जो अवसाद जमा हो गया था, उस पर दबाव पड़ने की वजह से उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो महान हिमालय और मध्य हिमालय से कम है। सबसे ऊंचा महान हिमालय, उससे कम ऊंचा मध्य हिमालय, और सबसे कम ऊंचा हमारा शिवालिक होता है। शिवालिक की एक खास बात यह है, अगर हम यहाँ पर इस चित्र में भी देखें, तो पश्चिम की तरफ जो ये वेस्ट है ना, तो वेस्ट की तरफ जो जो मिडिल हिमालय है और जो शिवालिक है, इसके बीच की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा है। और ये दूरी लगातार कम होती चली जा रही है। और गंडक नदी जहां से बहती है, वहां तक आते आते इनके बीच की दूरी बिल्कुल कम हो जाती है। और अल्टीमेटली शिवालिक जो है वो मिडिल हिमालय में समाहित हो जाता है। और इसके बाद हमें जो शिवालिक है वो रेंज आगे नहीं मिलती। आगे हमें केवल दो रेंजेस मिलेंगी, ग्रेट हिमालय की मिलेगी और मिडिल हिमालय की मिलेगी। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने लायक है, वो बात क्या है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को एक नाम दिया जाता है। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच के रीजन को हम सचर जोन के नाम से पुकारते हैं।
किस जोन के नाम से पुकारते हैं? सचर जोन के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जो एरिया है उसको भी हम एक नाम देते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक। तो सचल जोन क्या है? सचल जोन ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच का एरिया है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का एरिया है। और मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या है? मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का एरिया है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो ग्रेट हिमालय है इसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत के बाहर है, केवल बहुत थोड़ा हिस्सा इंडिया में इसका पाया जाता है। ठीक। तो ये तो हो गई इसकी डिवीजन जो हम लोगों ने अभी देखा। तो ये तो हो गया इसका उत्तर से दक्षिण की ओर का विभाजन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर विभाजन। ये जो विभाजन है ये विभाजन किया है सिडनी बुरार्ड ने। और ये सिडनी बुरार्ड ने जो विभाजन किया है वो नदियों के आधार पर किया है। नदियों के आधार पर डिवाइड किया है। अब इस विभाजन को पहले हम लोग जरा मोटे तौर पर समझ लेते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ये जो हिमालयन रेंज है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक को, इसको मोटे तौर पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंध नदी से लेके काली नदी के बीच का जो एरिया है इसको हम पश्चिमी हिमालय या वेस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली नदी के आगे का जो एरिया है इसको हम लोग पूर्वी हिमालय या ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सिंधु और काली नदी के बीच तक का जो हिस्सा है वो पश्चिमी हिमालय कहलाएगा। और काली नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो भाग है वो हमारा पूर्वी हिमालय कहलाता है। ठीक। पश्चिम हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न पर्वत श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? अच्छा, एक बात यहाँ पर और ध्यान रख लें कि जो ईस्टर्न हिमालय है ये ईस्टर्न हिमालय की ऊंचाई वेस्टर्न हिमालय से ज्यादा है, क्योंकि जब भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो पहले ये वाला हिस्सा टकराया था और बाद में वेस्टर्न हिस्सा टकराया था। तो इस हिस्से में टकराने की वजह से यहाँ पर ज्यादा वेग से टकराया, तो यहाँ पर जो वलय पड़ा वो ज्यादा ऊंचा उठा हुआ है, यानी कि जो ईस्टर्न हिमालय है वो वेस्टर्न हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। ठीक। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न हिमालय है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है हमारी पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर वो कौन कौन सी हैं? इसे मैं ट्रांस हिमालय की चोटी जो रेंजेस है उनको भी शामिल करते हुए चलूंगा। तो पश्चिम की ओर जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें हमारे पास सबसे उत्तर में है काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख आता है। लद्दाख के बाद जंस्कर आता है। उसके बाद हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालय आता है। उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार आता है। इनमें से काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमाद्री अपने आप में ग्रेट हिमालय है। और जो पीर पंजाल और धौलाधार है बेसिकली वो मिडल हिमालय का पार्ट है। और इसके बाद फिर शिवालिक अंडरस्टूड है। तो अगर ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपको माउंटेन रेंजेस दे दी जाएंगी और कहा गया इसको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करिए। तो नॉर्थ टू साउथ हमको पता है काराकोरम है, लद्दाख है, जंस्कर है, ग्रेट हिमालय है, पीर पंजाल है और धौलाधार है। यहाँ पर बीच में कैलाश भी आता है, तो जंस्कर के बाद कैलाश को भी हम लोग रख लेंगे। और ये कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस का पार्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें पूर्वी हिमालय को। ठीक। पूर्वी हिमालय की बात अगर की जाए तो पूर्वी हिमालय हम लोगों ने देखा था कि काली नदी से लेके जो ब्रह्मपुत्र तक का इलाका है वो ब्रह्मपुत्र तक का इलाका हमारा पूर्वी हिमालय के पार्ट में आता है। पूर्वी हिमालय में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं? तो पूर्वी हिमालय में अगर हम महान हिमालय में देखें, ग्रेट हिमालय में देखें, तो ग्रेट हिमालय में पाई जाने वाली जो माउंटेन पीक्स हैं वह धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मकालू, कंचनजंगा और एवरेस्ट। ये जितनी भी हैं, कंचनजंगा को अगर छोड़ दिया जाए तो कंचनजंगा को छोड़कर बाकी सभी कहाँ पर हैं? नेपाल में है। धौलागिरी भी नेपाल में है।
ध्यान रखिए, धौलाधार अलग है और धौलागिरी अलग है। धौलाधार भारत में है और धौलागिरी कहाँ पर है, नेपाल में है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये नेपाल में है। इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम भी पूछा जाता है। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो सबसे पहले धौलागिरी आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर मंसालू आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर मकालू आएगा और फिर कंचनजंगा आएगा। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में सबसे पहले आपका धौलागिरी आएगा, उसके बाद अन्नपूर्णा आएगा, फिर मंसालू आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर मकालू आएगा और फिर कंचनजंगा आएगा। तो ये मैंने जो आपको लिखा हुआ है ये भी कैसा है, ये वेस्ट टू ईस्ट है। अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा तो उल्टा चल देंगे, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी आएगा। इसके बाद मिडिल हिमालय आ जाता है। अब मिडिल हिमालय जो हमारे पास है, हम लोगों ने देखा था वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप्स हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो माउंटेन पीक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, दुधवा, मूरी और छुरिया। दुधवा, मूरी और छुरिया, ये भी कहाँ पर है, ये भी नेपाल में ही है। और इनका वेस्ट टू ईस्ट जो सीक्वेंस हो गया वो क्या हो गया, पहले दुधवा, फिर मीरी, फिर छुरिया हो जाता है। ठीक। उत्तर पूर्व में अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो ये उत्तर पूर्व हमारे रेंजेस हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो माउंटेन पीक्स कौन कौन से आएंगी, दाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। दाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ये इनका सीक्वेंस है। इसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर कर लें तो दाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी है। और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर कर लें तो वो आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से है। अगली बात यहाँ पर है, हम लोगों ने दो पार्ट तो देख लिए कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय कहाँ कहाँ से है, और पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती है। प्लस एक बात हम लोगों ने और देखी कि जो पूर्वी हिमालय है वो पश्चिमी हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। अब इनके बीच के अंतर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में जो अंतर है वो क्या क्या है। पश्चिमी हिमालय हमारे पास अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं जैसा मैंने बताया, जबकि पूर्वी हिमालय हमारा ऊंचा है। पश्चिमी हिमालय में हमारी जो माउंटेन रेंजेस है वो कौन कौन सी है, केटू, गॉडविन आस्टिन, गाशेर ब्रह्म और माशेर ब्रह्म, ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं पश्चिमी हिमालय की। पूर्वी हिमालय की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मंसालू वगैरह वगैरह, जिसमें हम जानते हैं कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय ऊंचा नहीं है, पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचा है, लेकिन पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचा होने के बावजूद भी पश्चिमी हिमालय से कम ठंडा है। कंपेयर किया जाए पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में तो पश्चिमी हिमालय हमारा ज्यादा ठंडा है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय हायर लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी हिमालय हायर लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, तो कम ऊंचा होने के बावजूद भी ये पूर्वी हिमालय से ज्यादा ठंडा है। तीसरी चीज है कि उत्तर पूर्वी मानसून के लिए ये बैरियर नहीं बनाता है, और क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून इससे टकराता नहीं है तो यहाँ पर बारिश नहीं होती और ये इलाका कंपेरेटिवली शुष्क है। जबकि पूर्वी हिमालय जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका मेघालय वगैरह और जो दूसरी चीजें हैं वो भी हैं, सिक्किम है, ठीक है, तो वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, वहां पर ये जो पश्चिम मानसून है उसके लिए बैरियर बन जाता है। इस वजह से यहाँ पर कंपेरेटिवली ज्यादा बारिश होती है, और ये जो इलाका है ये कैसा है, ये ह्यूमिड है और आर्द्र। नदियों के आधार पर अगर देखें तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का रीजन है उसको हम लोग कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज नदी से काली नदी तक का जो एरिया है उसका जो पार्ट हिमालय का है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली नदी से कोसी नदी तक के बीच का जो पार्ट है उसको हम नेपाल हिमालय, कोसी नदी से तीस्ता के बीच के पार्ट को सिक्किम हिमालय, तीस्ता से दिहांग के बीच के पार्ट को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एक बात ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उतना डिटेल मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ जितना क्लासेस में जाता हूँ। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सभी चीजें कवर हो जाएं, कोई भी चीज ना छूटे। तो और आपका भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। तो ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से कोसी, कोसी से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग पर। दिहांग का ही नाम आगे चलकर बदलकर क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का जो पार्ट है वो असम हिमालय कहलाता है। दिहांग के बाद बेसिकली क्या होता है, जो हिमालय है वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है, इस तरीके से आ रहा है।
और उसके बाद यहाँ पर जब दिहांग या जो वो आती है ब्रह्मपुत्र, और यहीं पर नमचा बरवा है, तो इसके बाद जो हिमालय है वो दक्षिण तरफ मुड़ जाता है, और यहाँ पर उसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। तो अभी तो इस तरीके से आ रहा है, नमचा बरवा के पास से यहाँ से मुड़ जाता है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेते हुए इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बाद ये साउथ की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय की अगर बात करें, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय इसका सबसे वेस्टर्न पार्ट है, और यहाँ पर इसके नॉर्थ में ट्रांस हिमालय सिचुएटेड है। यहाँ पर हमारे पास कुछ दर्रे भी हैं, जिनमें हमारे पास जोजिला पास है। जोजिला पास कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयाज पे है। और जोजिला पास जो है कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। दो और पास यहाँ पर पीर पंजाल और बनिहाल पास है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में है। यहीं पर जवाहर सुरंग सिचुएटेड है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। इसके अलावा कुछ और जो पास यहाँ पर है वो रोहतांग ला और बाललाचा ला है। और रोहतांग और बाललाचा ला, ये दोनों जो पास हैं, ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी और स्पीति घाटी। कश्मीर घाटी को अगर छोड़ दे तो कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी और स्पीति घाटी, ये तीनों घाटियां आपकी हिमाचल प्रदेश की घाटियां हैं। ये जो पार्ट है कश्मीर और पंजाब हिमालय, ये सबसे वेस्टर्न पार्ट है, और ये सबसे ठंडा हिस्सा हिमालय का माना जाता है। ये कोल्डेस्ट रीजन हिमालय का माना जाता है, और यहीं पर हिमालय के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो ससाइनी हो, या कोई और ग्लेशियर हो। कश्मीर और पंजाब हिमालय के बाद जो अगला पार्ट है, जो सतलज नदी से काली नदी तक विस्तृत है, वो है कुमाऊं हिमालय। ये जो है ये पंजाब हिमालय से ऊंचा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं और जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं, उसमें ईस्टर्न हिमालयाज कंपेरेटिवली हाई है, ऊंचे हैं। वेस्टर्न हिमालय उतने ऊंचे नहीं हैं। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम हिमालय में वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो जो हाइट है वो बढ़ने लगती है। तो जब हम कश्मीर या पंजाब हिमालय में थे, तो उसकी ऊंचाई कम थी, और कंपेरेटिव जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, तो कुमाऊं हिमालय आता है, और कुमाऊं हिमालय की जो ऊंचाई है वो पंजाब हिमालय से ऊंची हो जाती है। अब ये जो कुमाऊं हिमालय है, इस कुमाऊं हिमालय के दो पार्ट हैं। कुमाऊं हिमालय के दो पार्ट है, और मूलतः ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के पार्ट में सिचुएटेड है। इसका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग गढ़वाल के नाम से जानते हैं। ये गढ़वाल है। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग कुमाऊं के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर? उत्तराखंड को इसी आधार पर दो भागों में बांटा गया है, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन। जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है वो गढ़वाल रीजन है, और जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है वो कुमाऊं रीजन। ठीक है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो है नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ठीक है। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। केदारनाथ से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और गंगोत्री से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। तो ये ग्लेशियर्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं, जिनसे नदियां निकलती हैं। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, केदारनाथ चोटी से मंदाकिनी निकलती है, और गंगोत्री भागीरथी से निकलती है। याद करने में मुश्किल हो रही है तो बद्रीनाथ को याद रखिए आ बा से, यानी कि अब से। केदारनाथ को ध्यान रखिए कम से। ठीक है। आ बा यानी कि बा से हो गया बद्रीनाथ, और उसके आगे लगा है आ, यानी कि निकल रही है अलकनंदा। का मा यानी कि माँ से, का से हो गया केदारनाथ, और माँ से हो गया क्या? मंदाकिनी। तो याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स हैं, ये आप अपने हिसाब से बनाइए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, इससे याद करने में आसानी रहती है। निमोनिक्स बनाइए, बेहतर तरीके से याद हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ झीलें भी हैं, जैसे नैनीताल झील है और भीमताल झील है। ठीक, नैनीताल झील और भीमताल झील। यहाँ पर आपके पास जो मिडिल हिमालय है, कुमाऊं हिमालय में मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में दून्स पाए जाते हैं। तो अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि दून कहाँ पाए जाते हैं, तो दून पाए जाते हैं मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में। अब बात आती है दून बेसिकली होते क्या है। तो मैंने बताया था कि जब ग्रेट हिमालय बना,
और वहां से ग्लेशियर पिघले, तो वो ग्लेशियर पिघलने से वहां से नदियां आई। जब नदियां ग्रेट हिमालय से नीचे आई तो उनको मिलता है मिडिल हिमालय, आगे बहने का रास्ता नहीं था, तो मिडिल हिमालय के आसपास वो जमने लगती हैं और लगातार कोशिश करती रहती हैं कि अपना रास्ता बनाए। हजारों लाखों सालों में उन नदियों के पानी ने मिडिल हिमालय को फाड़ कर रास्ता बना लिया। तो वो जो झीलें बन गई थी, पानी जमा हो गया था मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, जगह जगह वो पानी वहां से बह जाता है। लेकिन उस पानी के बह जाने के बाद भी वहां पर जो झीलों की जगह बच गई, वो झीलों की वजह जगह बचने के बाद जब पानी वहां का सूख जाता है, जो खाली हिस्सा बच गया उसको दून कहा गया। तो ये जो दून है वो इसी वजह से पाए जाते हैं कहाँ पर, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है देहरादून। ठीक है, देहरादून भी एक दून है जो इसी एरिया में सिचुएटेड है। अगला पार्ट है हमारा नेपाल हिमालय। जाहिर सी बात है, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो नेपाल में सिचुएटेड है, और एक काली नदी से एक कोसी नदी के बीच में स्थित है। ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, और जो माउंट एवरेस्ट है वो माउंट एवरेस्ट यहीं पर सिचुएटेड है। नेपाल हिमालय के बाद अगला जो पार्ट आता है वो हमारा आता है सिक्किम हिमालय, जो कोसी नदी से तीस्ता नदी तक सिचुएटेड है। यहाँ पर कहीं हमारी कोसी नदी आती है, कोसी नदी से ये तीस्ता नदी है, तीस्ता तक सिचुएटेड है, इसको हम बोलते हैं सिक्किम हिमालय। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर जो स्टेट ऑफ सिक्किम है वो सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चोटी है वो है कंचनजंगा, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर केटू गॉडविन ऑस्टिन को छोड़ दिया जाए, तो केटू सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें क्योंकि वो पीओके में है, तो कंचनजंगा है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम क्या लगाएंगे? तो एग्जाम में हम केटू ही लगाएंगे, कंचनजंगा को हम सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे। ठीक। दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ दर्रे भी हमारे पास हैं, जैसे एक दर्रा हमारा ये है। अच्छा, तीसरा देखिए, यहाँ पर कंचनजंगा के पास से ही निकल रही है। ठीक है, और ये इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर कुछ दर्रे भी हैं हमारे पास, कुछ पासेस भी हैं, जैसे ये एक पास है नाथुला पास, और ये एक पास है हमारा जेलेपला पास। ये नाथुला पास है, ये जेलेपला पास है। ये दोनों पासेस कहाँ पर है? ये दोनों पासेस सिक्किम में है। जो नाथुला पास है वो भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में, बेसिकली भारत और तिब्बत के बीच में है। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है चीन का, तो तिब्बत है बेसिकली, लेकिन वो चीन अपना हिस्सा मानता है उसको, तो हम और हमने एक एग्रीमेंट से उसको चीन का हिस्सा माना भी है। तो इसलिए भारत और चीन के बीच उसको माना जाता है नाथुला पास, और यहीं से यात्रा होती थी कैलाश मानसरोवर की। ऐसे ही जलेपला पास जो अगला है, जलेपला पास देखें तो अगर यहाँ पर देखें तो तीन देशों की सीमाएं मिल रही हैं, भारत की, भूटान की और चीन की। तो एक ट्राई जंक्शन है, तीन देशों के बीच का पास है, भारत, चीन और भूटान के बीच पास है जलेपला पास, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। ठीक है, अब अगला हमारे पास आता है असम हिमालय। असम हिमालय हमारे पास लास्ट है, जो तीस्ता से दियांग तक विस्तृत है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो नमचा बरवा और कूला कांगड़ी है। जो पासेज है वो दीफूला पास है, जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच में सिचुएटेड है। ठीक। दिहांग नदी के बाद जो हिमालय है वो साउथ में घूम जाता है। इस तरीके से ये हिमालय जो है वो यहाँ पर साउथ में घूम जाता है, और घूम के वो पूर्वांचल हिमालयों का निर्माण करता है। और यहाँ पर इस पूर्वांचल हिमालय की जो रेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ चलें तो पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, बराइल है और मीजो हिल्स है। पटकाई बूम, नागा हिल्स, बराइल हिल्स और मीजो हिल्स यहाँ पर इसके पार्ट है। ठीक। नागा पहाड़ी जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट सारामती। मणिपुर पहाड़ी जो है, यहीं पर मणिपुर पहाड़ी पाई जाती है, वहां पर मणिपुरी नदी उगती है। और ये जो मीजो जो हिल है, इसी को लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो ब्लू माउंटेन है, हमको ये ध्यान रखना है। अब ये जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई अब यहाँ पर नॉर्थ से जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो हिमालय की ऊंचाई कम होती जाती है, और हिमालय नीचा होता चला जाता है। पटकाई में ऊंचा है, फिर उससे कम ऊंचा नागा है, और ऐसे ही मीजो हिल उससे नीचा है। और ये अब आगे एक्सटेंड करता है म्यांमार में। जब ये म्यांमार में पहुंचता है तो इसी पूर्वांचल हिमालय जो हिमालय के पार्ट है, उसको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है अराकान योमा। यानी कि ये हिमालय के जो पूर्वांचल जो वो है, इसको म्यांमार में अराकान योमा का नाम दिया जाता है। और अराकान योमा जो कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है, अब यहीं पर नहीं रुकती बल्कि वो आगे जाके समुद्र के नीचे चली जाती है, समुद्र में डूब जाती है, और आगे चलकर इसकी कुछ चोटियां जो है वो समुद्र से बाहर निकली हुई हैं।
कुछ इसके जो 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 पीक्स हैं वो समुद्र से बाहर निकले हुए हैं, जो एक आइलैंड की ग्रुप के रूप में दिखाई देते हैं, और उन आइलैंड के ग्रुप को हम जानते हैं किस नाम से? अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स के नाम से हम लोग यहाँ पर उसे जानते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन था जो हम लोग ने रिवाइज कर लिया। यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, तोसाइनी पाया जाता है, गंगोत्री पाया जाता है, और कई सारे और ग्लेशियर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पर अगर पूछा जाए कि हिमालय का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर आप ध्यान रखिएगा कि सियाचिन है। और अगर सबसे लंबा ग्लेशियर पूजा पूछा जाए तो सबसे लंबा ग्लेशियर है ससाइनी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। किसी किसी बुक में क्लियरली नहीं दिया हुआ और ससाइनी को लोग सबसे बड़ा मान लेते हैं जो कि सबसे लंबा है। एग्जाम में आया सवाल है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, और आयोग ने सियाचिन का ही उत्तर माना था। तो ये नॉर्दर्न माउंटेन हमारा खत्म होता है। आज 7 तारीख को जो ज्योग्राफी का रिवीजन था वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, मिलते हैं अगली जो क्लास है, जो थर्ड डे की रिवीजन क्लास होगी उसमें। तो दूसरी जो क्लास है आपकी हिस्ट्री की वो आपकी पढ़ चुकी है। रिवीजन करते रहिए अच्छी तरीके से, और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आइए, और प्री को क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी में रखिए लगिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।